Hello, dear friends. Once again, a very warm welcome to our special grammar classes where we are trying to learn about some basic concepts of English grammar. We have seen about classes just like adjectives and adverbs. We have learned about phrases, and today we are going to start a very interesting topic. In fact, clauses, the topic with which we will deal today. क्लॉजेस दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, इफ वी कवर दिस, इफ वी अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड अगर हम ये समझ जाएं कि क्लॉज फंक्शन कैसे करता है, देन इट बिकम्स क्वाइट इजी. बिलीव मी, ये बहुत आसान हो जाता है टू फ्रेम सेंटेंसेस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेल मी दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ देम इज framing the sentence. एक sentence को frame कैसा करें, especially if they want to compose a longer sentence. Obviously, until you have this knowledge of clause, क्या क्लॉज का फंक्शन होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, हाउ इट वर्क्स, until then it is not possible in English to construct a sentence. तो मैं कोशिश करूंगा in this video to tell you something about clause, their meaning, their types and their structure. Most important part, their structure. छोटी छोटी चीजें वो हम अगर गौर कर लेंगे then it will be quite easy for us. So first of all, एक अगर हम simple definition की बात करें कि what is a clause? एक clause हम किसे कहते हैं? Basically it is another grammar, इंग्लिश ग्रामर की फंक्शनल यूनिट है. इट इज अ फंक्शनल यूनिट. बाय फंक्शनल यूनिट आई मीन टू से कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, रादर इट फंक्शंस इन अ सेंटेंस. फंक्शन कैसे करते हैं? फंक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है, फंक्शन ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, जिससे एक सेंटेंस को अपन कंस्टिट्यूएंट करते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, और उसी के अंदर क्लॉज एक ग्रामर फंक्शनल यूनिट है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, नथिंग न्यू इन दिस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो भाई फ्रेज भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, तो क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है. तो क्या फ्रेज और क्लॉज, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए. फ्रेज और क्लॉज का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो होता है कि क्लॉज के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रेडिकेट. अब जो बिल्कुल ग्रामर के लिए नए बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज अ प्रेडिकेट. हो सकता है आप में से बहुत सारे जने जानते हो. देखिए, जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, इट इज डिवाइडेड फंक्शनली इनटू टू पार्ट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, द डूअर ऑफ द एक्शन, जो वर्ब है उसको एक्चुएट करने वाला, उस वर्ब को करने वाला जो होता है, हिंदी में जिसे हम कह सकते हैं कि कर्ता, जो उस एक्शन को करता है, दैट इज द सब्जेक्ट. अब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब, उस वर्ब के होने से किस पर असर पड़ता है, वो सारी चीजें, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडवर्बियल हो गया, ये सारी चीजें जो है प्रेडिकेट का पार्ट बनती हैं. इन सब चीजों के अंदर वर्ब तो होती है कंपलसरी, और ये तीनों होते हैं ऑप्शनल. ऑप्शनल होने का मीनिंग ही क्या है कि एक प्रेडिकेट के अंदर वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्बियल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल दोनों हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी, सो मेनी वेरियस कॉम्बिनेशन, लेकिन वर्ब का होना एसेंशियल है. तो इन अदर वर्ड्स, सिंपल अगर हम इसको करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्लॉज एक ऐसा फंक्शनल यूनिट है जिसमें मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है. अभी क्वेश्चन उठता है, भाई अगर सब्जेक्ट भी हो गया और वर्ब भी हो गई तो फिर क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस हुआ? सेंटेंस भी तो हम उसी को बोलते हैं ना कि मिनिमम एक ऐसी यूनिट, मिनिमम एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो. एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं, द ओल्ड मैन केम, अगर हम देखें दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. बिल्कुल, बुजुर्ग व्यक्ति आए, दिस पोर्शन इज सब्जेक्ट एंड दिस पोर्शन इज आइदर यू कैन से वर्ब, या जैसे मैंने कहा प्रेडिकेट भी हम इसको कह सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये क्लॉज है या फिर सेंटेंस है.
क्योंकि मैं क्लॉज की डेफिनेशन में भी कह रहा हूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. डियर फ्रेंड, इट इज अ क्लॉज and also it is a sentence. So we can say all sentences are clauses, but not all clauses are sentences. कहने का मतलब ये है कि ये जो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्लॉज के अंदर ये सब्जेक्ट कई बार हिडन होता है, कई बार वो छुपा हुआ होता है, उसका रेफरेंस कहीं और होता है. कहने का मतलब है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो विजिबल होता है, लेकिन क्लॉज का सब्जेक्ट विजिबल हमेशा नहीं होता. और ऐसे केसेस के अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा सेंटेंस होता है विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन क्लॉज, जहां पर इसको हम दूसरे वर्ड्स में ज्यादा आसानी से समझ लेते हैं. हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इंग्लिश के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. कुछ जने इसको 4 टाइप्स में बांट देते हैं, लेकिन एक बेसिकली अगर हम समझे, देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. ओके, 3 सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों. इनके अंदर ही ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन किसके बेस पर है? क्लॉज के बेस पर है. जहां पर सिंपल सेंटेंस की बात अपन करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस के अंदर देयर इज वन क्लॉज. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, इस केस के अंदर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ सेंटेंस. द क्लॉज इज इक्वल टू द सेंटेंस. जैसे अपन ने सेंटेंस लिया था, या अगर अपन एक और सिंपल सेंटेंस लिखे, द बर्ड्स फ्लाई, ये भी अपने आप में कंप्लीट है. दिस इज अ क्लॉज एंड अ सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर जो फाइनाइट वर्ब है वो कितनी है? देयर इज ओनली वन एंड दिस इज सब्जेक्ट. अब अगर हम सेकेंड टाइप पर आए, कंपाउंड के अंदर आए, तो कंपाउंड के अंदर देयर इज मोर देन वन क्लॉज. There is more than one clause means generally there are 2 clauses. There may be 2, 3, 4, depends sentence कितना बड़ा बनता है. But the more important thing is जितने भी clauses इसके अंदर हैं, they are of equal value, they are of equal importance. वो सारे main clauses हैं. उनको हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि दोनों का जो वेटेज है सेंटेंस के अंदर वो इक्वल है. दोनों अपने आप में इंडिविजुअली एक एक सिंपल सेंटेंस है. अगर हम उनको सेपरेट करें तो दैट इज कंपाउंड क्लॉज. कंपाउंड क्लॉज को जब हम 2 क्लॉजेस को जोड़कर और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. और जिन वर्ड्स की मदद से हम ये काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स. जैसे कि एंड, सबसे कॉमन जो है बट, या फिर और, या फिर फॉर, या फिर सो. तो इस तरह ये कुछ ऐसे हैं जो 2 सिंपल क्लॉजेस को या 2 क्लॉजेस को जोड़कर और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. इस बारे में हम ज्यादा कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे. अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर. सेम थिंग, कॉम्प्लेक्स के अंदर देयर इज मोर देन वन क्लॉज. ओके, लेकिन इस वन क्लॉज के अंदर अब चक्कर क्या पड़ता है? इसमें से एक क्लॉज वो तो होता है मेन क्लॉज, उसका अपना सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, और एक क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज. इस डिपेंडेंट क्लॉज की अपनी फाइनाइट वर्ब भी होती है. सब्जेक्ट कई बार डायरेक्ट होता है और कई बार वो हिडन होता है. वो मेन क्लॉज को ही डायरेक्ट मेन क्लॉज के सब्जेक्ट को ही रेफर कर लेता है. तो इस वजह से यहां पर क्लॉज का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है. आज हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और उसके अंदर यूज किए हुए क्लॉजेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो जैसा मैंने आपको एक ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं, डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से काम करता है. जैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको हम मार्क इस तरह से कर सकते हैं. सब्जेक्ट, यहां पे वर्ब, और यहां जो प्रेडिकेट के दूसरे एलिमेंट्स होते हैं
ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया या एडवर्बियल हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। और इनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा। इसके अंदर ये वाला जो है, ये फर्स्ट, ये तो मेन क्लॉज है, और ये वाला जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसके साथ लगा हुआ होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये जरूरी नहीं सेंटेंस में ये हमेशा बाद में आए, सेंटेंस में ये पहले भी आ सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि ये सेंटेंस स्टार्ट होने, ये क्लॉज स्टार्ट होने से पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जरूर लगा हुआ हो। अगर हम एक एग्जांपल देखें, I went there because I want money। अगर हम ये सेंटेंस देखें और इस सेंटेंस को हम इस डायग्राम के अंदर बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। I went there because I want money। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्लॉज है आई वांट मनी, ये बेसिकली डिपेंड करता है आई वेंट देयर पर। डिपेंड करने का मतलब ये है कि अगर हम इस सेंटेंस में से इस पोर्शन को हटा दें, मेन क्लॉज को हटा दें, सबऑर्डिनेशन रहेगा नहीं, तो आई वांट मनी यहां तो चलो फिर भी क्योंकि इसके पास अपना एक विजिबल सब्जेक्ट है तो ऐसा लगेगा, प्रतीत ऐसा होगा, इट सीम्स कि इसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन ऐसे ज्यादातर केस होते हैं जहां पर मीनिंग निकलेगा नहीं। जो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे तब आप ये चीज नोटिस करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्लॉज का पोर्शन है जहां पर हम ये पढ़ते हैं डिपेंडेंट क्लॉज है, वहां पर हम ये देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेज और उनके सेंटेंस में फंक्शन अलग अलग होते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके स्टडी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अगर हम बात करें जहां पर खासकर हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की बात करेंगे, we divide these three clauses according to their function in the sentence in three types: noun clause, adjective clause which is also known as relative clause, and adverb clause। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, these three are parts of speech, but जैसे adverb हुआ या adjective हुआ या noun हुआ, ये functions भी कुछ करते हैं। Noun it functions as the subject of the sentence, as the object of the sentence, as a complement, as the object of the preposition। ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। इसी तरह से जो एडजेक्टिव है, इट फंक्शंस एज द मॉडिफायर इन अ फ्रेज, एक फ्रेज के अंदर मॉडिफायर का काम करता है। एडवर्ब इट आल्सो इट परफॉर्म्स टू काइंड ऑफ फंक्शंस। ऑन वन हैंड इट इज अ मॉडिफायर ऑफ द फ्रेज जिसके अंदर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ एडवर्ब जो है एडवर्बियल के रूप में, एडजंक्ट के रूप में एक सेंटेंस के अंदर फंक्शन भी करता है। और ये तीनों वर्ड लिमिट लेवल के ऊपर, फ्रेज लेवल के ऊपर और क्लॉज लेवल के ऊपर ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वन बाय वन वी विल स्टडी देम। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स नाउन क्लॉज के बारे में। ओके, तो जब हम नाउन क्लॉज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये चीज क्लियर सबसे पहले दिमाग में कर लेते हैं कि नाउन क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर वो सारे काम कर सकती है जो एक नाउन कर सकती है। बेसिकली नाउन हम जानते हैं इट कैन फंक्शन आइदर एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन सेंटेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस। ये बेसिक तीन फंक्शन होते हैं जो एक नाउन किसी सेंटेंस के अंदर करती है। और जब नाउन फ्रेज से लेवल से ऊंचे उठकर क्लॉज लेवल पर आ जाती है तब भी वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात
देखिए, जब हम क्लॉज को पढ़ते हैं तो हमें उस क्लॉज को जब आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का क्लॉज है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट बाय लुकिंग एट कौन सा इसके अंदर वर्ड यूज करा है, क्या ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, वेयर से स्टार्ट हो रहा है। नो डियर फ्रेंड्स, यहाँ काम ये चलता नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, वो स्टार्ट भली किसी से हो रहा है। एंड इट मे बी अ सरप्राइज टू यू पीपल, बहुत बार कोऑर्डिनेटर होता ही नहीं है, कंजंक्शन होता ही नहीं है, सबऑर्डिनेशन करने वाला पर्टिकुलर कंजंक्शन होता ही नहीं है, और तो भी दो क्लॉजेस होते हैं। वहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओनली बाय लुकिंग एट द फंक्शन। क्लियर करते हैं हम बात थोड़े एग्जांपल से। जैसे सबसे जो कॉमन चीज है एक नाउन क्लॉज बनाने के लिए, वो होती है दैट। ओके, दैट का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं एक सेंटेंस में। जब हमें बनाना हो नाउन क्लॉज, तो दैट का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे पहले मैं इजी से स्टार्ट करता हूं। आई नो दैट ही लिव्स हियर। आई नो him. If we look at these two sentences, अगर आप ये दो सेंटेंसेस देखेंगे तो क्या स्ट्रक्चर है? दोनों का बिल्कुल कॉमन स्ट्रक्चर है। ये आपके वर्ब है दोनों के अंदर, ये दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां तक काम इजी हो गया। अब क्या, यहां पर तो सीधा एक प्रोनाउन का यूज करा हुआ है, और ये प्रोनाउन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ। कैसे ऑब्जेक्ट हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ आई नो, और क्वेश्चन कौन सा उठा इस आई नो? किसको जानता हूं? whom का आंसर है him। एक प्रोनाउन है या नाउन है? नाउन का टाइप प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। अब हम यहां पर आते हैं। आई नो, मैं जानता हूं। क्या क्वेश्चन उठा? आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूं। और उसका आंसर क्या है? दैट ही लिव्स हियर, कि वह यहां रहता है। अब आप ये देखिए, ये पूरा यहां से लेकर और यहां तक ये व्हाट का आंसर है। तो ये आपकी क्या है? क्लॉज है। वापिस से काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है, क्योंकि व्हाट का जवाब है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए क्या है? नाउन क्लॉज है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसका अपना एक सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इसके अंदर अपनी एक फाइनाइट वर्ब भी है, तो ये क्लॉज है। ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये इस नो वर्ब के व्हाट आंसर का जवाब दे रहा है। नाउन क्लॉज क्यों है? नाउन क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह की रीजनिंग, इस तरह के डिडक्शन के द्वारा हम किसी भी क्लॉज के बारे में जानकारी लेते हैं कि वो क्लॉज है या नहीं है, क्लॉज है तो किस टाइप का क्लॉज है, और सेंटेंस के अंदर क्या फंक्शन कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताया दैट का यूज जब ऑब्जेक्ट में हो। क्या दैट सब्जेक्ट की पोजीशन में भी आ सकता है? जरा देखते हैं। That I went there was a mistake। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, इस सेंटेंस के अंदर पहले तो हम देखते हैं वर्ब कितनी है। पहली वर्ब है यहाँ पर went, ठीक है, बहुत आसान है पहचाननी, और दूसरी वर्ब है यहाँ पर was, जो एक बी वर्ब है। तो क्वेश्चन ये उठता है that I went there was a mistake। अब इस सेंटेंस के अंदर जैसे ही मैंने आपको ये बता दिया कि चाहे क्लॉज पहले आए या बाद में, जिसके साथ भी आपके कंजंक्शन लगा हुआ होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट आई वेंट देयर, ये क्या है? ये आपका क्लॉज हो गया, क्योंकि इसके अंदर वर्ब भी है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, तो ये आपके क्या हो गया? क्लॉज हो गया। वाज अ मिस्टेक, ये आपके क्या हो गया? ये दूसरा मेन क्लॉज हो गया, ये आपके मेन क्लॉज हो गया। अब ये सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है? वाज अ मिस्टेक। क्वेश्चन क्या उठा? व्हाट वाज अ मिस्टेक। इस व्हाट का आंसर क्या है? ये है। वापिस से वही सारी कंडीशन, एक
ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसकी अपनी एक फाइनाइट वर्ब है और इसका सब्जेक्ट भी है, तो ये क्लॉज है, खत्म बात। ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये बात खत्म हो गई। ये नाउन क्लॉज क्यों है? ये नाउन क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये वाट का जवाब दे रहा है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मेन सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है उससे पहले आ रहा है। इस तरह से इतने सारे जब आप लॉजिक लगा लोगे, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी स्कोप फॉर मिस्टेक, फॉर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। आप आसानी से कोई भी सेंटेंस जब हैंडल करते हैं, इतने सारे सवाल जवाब उस सेंटेंस से करिए कि देयर इज नो रूम लेफ्ट फॉर एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला मैंने आपको जो केस बताया नाउन क्लॉज बनाने का, वो तो किससे हो सकता है? वो हो सकता है, अच्छा ये जो सेंटेंस लिखा, दैट आई वेंट देयर वाज अ मिस्टेक, ये बात तो तय है। ये देखने में इतना नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, आप नॉर्मली इस सेंटेंस को इस तरह से नहीं देखते। तो फिर ये सेंटेंस क्या किस तरह से लिखा जा सकता है? क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है? या अगर एक और चीज देखें, दैट मनी इज इंपॉर्टेंट इज ऑब्वियस। वापिस से बिल्कुल उसी तरह पैटर्न का सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है। क्या ये ज्यादा नॉर्मल है? इट इज ऑब्वियस दैट मनी इज इंपॉर्टेंट। या फिर इन दिस केस इट वॉज अ मिस्टेक दैट आई वेंट देयर। इस सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा हमारा जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट लगता है, वो ज्यादा स्मूथ और फ्लोइंग लगता है। हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, हमने इस इट का यूज करा है और ये जो आपका सब्जेक्ट था ये अभी भी सब्जेक्ट की है, ऐसा नहीं है ये वर्ब के उधर चला गया तो ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं ट्रांसपोज्ड सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया है? ट्रांसपोज कर दिया है, ठीक है। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि ये जो आपका जो इट है ये बेसिकली एक डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट आपका बाद में आ रहा है ताकि सेंटेंस में एक स्मूथनेस और एक फ्लो आ जाए। तो इस तरह से दैट के द्वारा हम नाउन क्लॉज को बनाते हैं। सेकंड जो नाउन क्लॉज को बनाने का तरीका है दोस्तों, वो है इफ और वेदर से। इफ और वेदर आप सभी जानते हैं, हम जनरली यूज करते हैं कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हम इफ और वेदर को यूज करते हैं, लेकिन इनके द्वारा इनको हेल्प में लेते हुए हम क्लॉजेस भी बना सकते हैं। जैसे आई डोंट नो, अब देखिए आई सब्जेक्ट, डोंट नो वर्ब, मैं नहीं जानता। क्वेश्चन क्या उठता है? व्हाट, क्या नहीं जानता? आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। अब यहां पर हमने WH वेदर से स्टार्ट करा है, या आप इसकी जगह इफ से भी यूज कर सकते थे। आई डोंट नो इफ ही विल कम और नॉट, ये दोनों भी काम वही सेम कर रहे हैं, व्हाट का जवाब दे रहे हैं, वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट है और नाउन क्लॉज है। ऑब्जेक्ट होती है हम इसको क्या मान लेंगे? नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं आती है। कंफ्यूजन कहाँ पर आता है दोस्तों? कंफ्यूजन आता है तीसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी है जब हम WH वर्ड्स who, what, when, where या how, जब हम इनमें से किसी की हेल्प से एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं तब एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है। और मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करा है। द मेजर प्रॉब्लम इज
हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये सेट है कि व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इन सब का यूज हम एडवर्ब के रूप में करते हैं। एडवर्ब के आते भी है ये काम में, एडवर्ब बनाने में भी, या विच हो गया, और साथ ही में तो जैसे ही ये वर्ड वो देखते हैं सेंटेंस के अंदर, दे जंप टू द कंक्लूजन कि ये एक एडवर्ब क्लॉज है। डियर फ्रेंड्स, हमें ये नहीं देखना है कि डिपेंडेंट क्लॉज किस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हमें ये देखना है कि आंसर हमें किस क्वेश्चन का मिल रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल, व्हेन ही केम हियर इज नॉट क्लियर। अब ये सेंटेंस देखिए, व्हेन ही केम हियर इज नॉट क्लियर, दो वर्ड कौन कौन सी है, एक और ये दो, ठीक है। व्हेन से स्टार्ट हो गया तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज यहां से लेकर और वर्ब तक चला गया। इज नॉट क्लियर, व्हाट इज नॉट क्लियर, व्हेन इज नॉट क्लियर नहीं, क्वेश्चन क्या ये है, व्हेन इज नॉट क्लियर या ये है व्हाट इज नॉट क्लियर। क्वेश्चन ऑब्वियसली क्या है, व्हाट इज नॉट क्लियर, व्हाट इज नॉट क्लियर, व्हेन ही कम हियर। तो भले ही स्टार्ट व्हेन ही से हो रहा हो, जवाब किसका मिल रहा है, व्हाट का मिल रहा है, व्हाट का जवाब मिल रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, तो आपके क्या हुआ, नाउन क्लॉज हुआ, और फंक्शन इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। I don't understand why he left. I don't understand why he left. अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो वापस से आप देख सकते हैं, एक पार्ट हो गया I don't understand, सब्जेक्ट हो गया, ये आपके वर्ब हो गए। I don't understand, क्या क्वेश्चन उठा, what, what का जवाब क्या है, why he left। what का जवाब है, वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। दिस इज द वे डियर फ्रेंड्स जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। देखिए, जब हम बाकी क्लॉजेस के टाइप्स जैसे रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्लॉजेस या एडजेक्टिव क्लॉजेस या फिर एडवर्ब क्लॉजेस को भी और देख लेंगे, देन वी विल ट्राई टू राइट सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट किस तरह से एक छोटा सा जो हिंट है हर सेंटेंस के अंदर जरूर होता है जो आपको हेल्प करता है क्लॉज का टाइप, क्लॉज का फंक्शन बताने के लिए। आई होप जो मैंने नाउन क्लॉजेस के बारे में बताया है, इट विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।